हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। भाई एक बार जरा कंफर्म करके बताएंगे सभी बच्चे, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? गर्म करके लाओ थोड़ा यार। आवाज़ क्लियर है भाई? क्लियर। तो मैंने कहा था कि आज हम सेशन करेंगे, है ना? सैटरडे को वैसे सेशन आपका होता नहीं है, बट कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम सेशन करेंगे। और अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो कल संडे में भी कराऊंगा आप लोगों की क्लास ना। बस शर्त यह है कि मेरी तबीयत ठीक रहे। तो बाकी तो हो रहा है अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। एक तो ये कोल्ड फीवर टाइप, ये और गला बैठ जाना, ये सारी ऐसी चीज़ होती है ना, ये एक बार हो जाए ना तो टाइम लेता है। हाँ, फिर कितना भी जबरदस्ती क्यों ना कर लो वो। हाँ जी भाई। तो कल हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन कल उतना मजे से मजा नहीं आ रहा था। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट टाइम लाइव हूँ। ओके। ओके निशांत। चलिए भाई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैं अब आपको आज पिक्चर मेथड से समझाता हूँ। कल तो मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में, आज तरीके से बताता हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, आप एक बात समझ लो। जब ये वर्ड आपको मिले ना, वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये वर्ड कभी भी आपको प्रोनाउन के रूप में नहीं दिखाई देंगे। ये हमेशा याद रखना कि इनका यूज जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में होगा। हमेशा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन जो ये वर्ड अब मैं दूंगा आपको, हु, होम, वॉट, विच, हुज, ये वो वर्ड हैं जो आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन इनमें से भी दो वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, बाकी कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट, विच। कल जो हम पेन लेकर आए थे वो, जो कल पेन थे वो वाले कहाँ हैं? हाँ, पेन बड़े वाले, जो लंबे वाले पेन थे। व्हाट, विच, हुज, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। मतलब इनके पीछे नाउन भी आ सकता है, और जब इनके पीछे नाउन आ जाएगा तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो आप कहेंगे भैया, क्या इनके पीछे कभी नहीं आ सकता? नहीं बाबू, इनके पीछे कभी नहीं आ सकता। ठीक है भाई, इनके पीछे नाउन आ सकता है, इसीलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। और ये दो वर्ड ऐसे हैं, इनके पीछे कभी भी नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, हु और होम के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता, इसीलिए हमेशा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इनके पीछे नाउन आ सकता है तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। और इनके बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, इसलिए एडजेक्टिव का काम भी नहीं करेंगे। और ये कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब रहेंगे हमेशा। अब मैंने हमेशा वर्ड लिख दिया तो मतलब हमेशा तो हमेशा ही है फिर, कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब का ही काम करेंगे। ठीक है, इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन कुछ, मतलब इनके बाद कोई नाउन वगैरह कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये केवल इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद नाउन आ जाए
तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लिख दूं यहीं पर नोट, यदि किसी भी WH वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। When WH words are used सब, जब WH वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया। हु हमेशा सब्जेक्ट होता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। हु इज गोइंग टू द मार्केट, अब देखिए इस सेंटेंस में इज गोइंग ये तो हो गई वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, हु, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, मर्डर हो गया मेन वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, तो होम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसका मर्डर करोगे ऑब्जेक्ट, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज योर शर्ट, तो इसमें इज हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, ये हो गई वर्ब, कलर हो गया सब्जेक्ट, इस प्रपोजिशन के बाद ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस बुक, इज यहां पर हो गई वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं आपसे कहूं हुज बुक इज दिस, तो इस सेंटेंस में बुक हो गई नाउन, तो हुज हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हुज के बाद नाउन आ गया ना। बात क्लियर है यहां तक? कल का क्लास सिर्फ 9 मिनट का ही है। कल बेटे मैंने क्लास ली नहीं थी, वो 9 मिनट के बाद रुक गई थी क्लास, तबीयत खराब हो गई थी, आपने देखा नहीं होगा पूरा क्लास ना, तो कल का क्लास हटवा दूंगा मैं, ठीक है। वो नहीं हो पाया था, तबीयत ज्यादा ही बिगड़ रही थी, क्लास लिया ही नहीं जा रहा था मुझसे, बोला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो रुकवा दिया था मैंने। चलिए, तो ये था आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये ज्यादा खास आता भी नहीं है पेपर में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से क्वेश्चन आ जाता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या है, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, और ये क्या डिनोट करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप डिनोट करते हैं, आपस में पारस्परिक संबंध दिखाते हैं। जब दो लोगों में संबंध दिखाना हो दो चीजों में, तो ईच अदर का इस्तेमाल होगा, और जब दो से ज्यादा में दिखाना हो तो वन अनदर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर है। ही वॉज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने आपस में, अब घुटने क्या है, सारा हिंट आपको यहां पर है नीज, तो नीज के लिए हम क्या लगा देंगे, ईच अदर, घुटनों की बात हो रही है ना, तो ईच अदर, आपस में टकरा रहे थे। फेयरवेल के बाद 12वीं क्लास के बच्चे एक दूसरे को गुड बाय कहा, तो ये क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अनदर, क्योंकि बच्चे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, अब ऑल होता है दो से ज्यादा, ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा वन अनदर, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। बोथ द गर्ल्स, लड़कियां कितनी है, दो, तो दो के लिए ईच अदर, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दो, बबीता और अमित कितने, दो हैं, दो, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच अदर, ठीक है, दो के लिए ईच अदर। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाई दिया इसमें,
पूरा अच्छे से समझा दिया था रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो ही गया है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से बनते हैं? चलिए, सबसे पहले आप चार वर्ड देखिए यहां पर, सम, एनी, एवरी और नो। ये चार वर्ड है, चार एडजेक्टिव हैं। इनके साथ अब हम सफिक्स लगाएंगे बड़ी, ये बॉडी नहीं कहेंगे, बड़ी, वन और थिंग। तो जब हम चार सफिक्स लगाते हैं तो सम का बनेगा समबडी, एनी का एनीबडी, एवरी का एवरीबडी, नो का नोबडी। तो चार हमारे प्रोनाउन यहां पर आ जाएंगे, चार प्रोनाउन ये आ जाएंगे और चार प्रोनाउन ये आ जाएंगे। ये चारों प्रोनाउन जो हैं वो सिंगुलर होते हैं और पर्सन को भी डिनोट करते हैं। ये चारों सिंगुलर होते हैं और पर्सन को भी डिनोट करते हैं। ये चार सिंगुलर होते हैं और पर्सन को नहीं डिनोट करते, ये नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। नेक्स्ट। तो ये तो सब वही लिख दिया जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये पर्सन को डिनोट करते हैं, सिंगुलर भी है, तो इसका एडजेक्टिव जो होगा बच्चों, वो इसका एडजेक्टिव होगा हिज। इनका एडजेक्टिव भी हिज होगा, लेकिन इनका एडजेक्टिव इट्स होगा, क्योंकि नॉन लिविंग है और सिंगुलर भी है, तो इसका एडजेक्टिव होगा इट्स। ठीक है, ये सब यहां लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर। अब देखो, एवरीवन जो है ये पर्सन को डिनोट करता है और ये सिंगुलर भी है, तो देयर तो हट जाएगा, इट्स भी हट जाएगा। देयर इसलिए हटा क्योंकि ये प्लूरल है, ये इसलिए हटा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिज नेशन। नोबडी मेंशन्ड इट्स हिज देयर नेम ऑन द बुकलेट। अब नोबडी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आप देयर तो लगा नहीं सकते, इट्स नॉन लिविंग के लिए आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिज इसका सही आंसर हो जाएगा। एवरीवन कैन सॉल्व दिस पजल इफ। अब एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप दे, यू लगा ही नहीं सकते, तो ही का इस्तेमाल होगा। इफ somebody कम्स, यू विल, somebody फिर से सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप them नहीं लगा सकते, तो आंसर इसका हो जाएगा हिम। ठीक है। आप कहोगे भैया यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्यों आया, सब्जेक्टिव केस क्यों नहीं आया? क्योंकि मेक यहाँ पर क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, देखो, एवरीथिंग हैज। अब एवरीथिंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप देयर नहीं लगा सकते। हिज पर्सन के लिए आता है, हर पर्सन के लिए आता है, और एवरीथिंग नॉन लिविंग को डिनोट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स। समथिंग इज देयर, कुछ तो वहां पर है, सो समथिंग के लिए आप दे नहीं लगा सकते, इट लगाना पड़ेगा, क्योंकि समथिंग सिंगुलर होता है और नॉन लिविंग होता है। सिंगुलर भी होगा और नॉन लिविंग भी होगा, तो इसलिए वहां पर आंसर आएगा इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। क्या? वन, वन का यूज। देखिए, वन के बारे में एक खास बात समझ लीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है कुछ सीख के, कि जब भी वन सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, वन जब भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और याद रखना, वन के पीछे ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑफ आते ही ये फिर बदल जाता है, फिर ये जिसमें से ऑफ निकालोगे वहां पर, जैसे मान लो मैंने कहा लड़कियों में से वन, तो फिर गर्ल्स इसमें आ जाएगा। तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, इसके आगे पीछे सीधा सीधा क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। इसके सीधा तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए, तब जाके वन का जो एडजेक्टिव होगा, जो तुम सोचते हो, वो वन का एडजेक्टिव वंस होगा। अगर तुमने वन ऑफ कह दिया तो खेल पलट जाएगा दोस्त। फिर जिसमें से निकाल रहा है वो डिपेंड करेगा। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स तो हर आ जाएगा, वन ऑफ द बॉयज तो हिज आ जाएगा। सिर्फ वन अकेला होगा, अकेला, ठीक है, वन अकेला होगा तभी वंस आएगा यहां पर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे वन शुड डू। अब देखो यहां पर वन है सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई, तो अब आप लगा सकते हो वन का एडजेक्टिव ये रहा, वंस। तो इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? वन सेल्फ होगा। यहां पर वर्ब आ गई, सब्जेक्ट क्या आ गया? वन आ गया। अब इसका जो केस है वन, ही हट जाएगा। वन क्यों आया? क्योंकि वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए।
ठीक है, आ जाओ। वन शुड स्टडी द हिस्ट्री। अब वर्ब आ गई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, तो हिज हटके क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। लो, फोर्थ का आंसर मुझे बताओ। अगर तुमने ये निकाल दिया तो मैं मान जाऊंगा। बताओ करके। देखो, वन ऑफ द गर्ल्स। अब यहां पर ऑफ आ गया, मैंने कहा था ऑफ नहीं आना चाहिए, ऑफ आते ही खेल पलट जाएगा। रटने वाले बच्चे अभी भी वन के हिसाब से वंस लगा देंगे। बट यहां क्या कह रहा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं और उनमें से एक, तो बहुत सारी गर्ल्स में से एक, तो यहां पर जो निकलेगी वो गर्ल ही निकलेगी। बहुत सारी गर्ल्स में से एक, तो ये जो वन है ना, अब ये वन वन नहीं रह गया, ये वन गर्ल हो गया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हर हो जाएगा। हर वर्ग। बच्चा यहां लगा चला जाता है इसमें, वंस ये नहीं हो सकता। ठीक है, गुड। लो, इसको करके दिखाओ। वन ऑफ देम। अब देखो यहां पर देम आ गया, बस ये मान लेना ऑफ आते ही वंस तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही ऑफ आया वंस खत्म। अब ये देम ना तो तुम्हें पता लड़का है ना लड़की है। जब ऐसा केस पता हो ना हो कि लड़का है लड़की है, तो देखो अब ये तो देम पर्सन है, पर्सन है तो आप इट्स तो ले नहीं सकते। देयर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया। लेकिन ये देम में से वन है। अब ये मेल है फीमेल है पता नहीं है, तो फिर इसको मतलब हम इसे मेल मान के चलते हैं, तो हिज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, वन ऑफ अस हैज सबमिटेड फीस। हम में से एक ने, चलो पहले तुमसे पूछता हूं, बताओ सिक्स का आंसर। रितिका यादव कह रही हैं कि सर यहां पर देयर होगा। बाबू आप देम देम के हिसाब से देयर जा रहे हो, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट होता तो फिर यहां वर्ब भी प्लूरल होती। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसीलिए वन सिंगुलर के हिसाब से वर्ब हमारी सिंगुलर लगी, और इसी के हिसाब से हमारा यहां पर एडजेक्टिव लगेगा। तो इसलिए दैम के हिसाब से नहीं जाएंगे। ये करके दिखाओ। हाँ जी भाई। वन ऑफ अस हैज सबमिटेड, हम में से एक ने सबमिट किया है। अब अस तो बहुत सारे हैं, उसमें से वन। देखिए वन के पीछे ऑफ आते ही वंस तो हटा दो। दूसरा, कई बच्चे अस को देख के आवर लगा देंगे, आर, ये गलत है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना तो वर्ब लगती ना एडजेक्टिव लगता। ठीक है। दूसरा, वन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसीलिए ये प्लूरल आ नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज। देखो कई बच्चों ने आशीष वर्मा
और ये कौन कौन से हैं, इन्होंने सब ने और अस को देख के, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाते आप, ना तो वर्ब लगाते ना एडजेक्टिव लगाते। लो इसको करके दिखाओ। ठीक है भाई। तो अब देखो इस सेंटेंस में यहां पर मस्ट क्या दिया हुआ आपको, मस्ट दिया है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब मैंने कहा था कि वन के अगर तुरंत बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो वन अब जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कंसीडर होगा। अब अगर ये वन सब्जेक्ट है तो इसका जो एडजेक्टिव होगा वो तुम आंख बंद करके सीधा यहां पर क्या लगा दोगे, वंस लगा दोगे। क्योंकि इसके पीछे ना तो कोई ऑफ दिया है, वन ऑफ दैम, वन ऑफ अस, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, ऑफ लगते ही वंस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वन के तुरंत बाद वर्ब आ गई है तो अब आपका जो एडजेक्टिव है वो वंस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी विल बी द आंसर। ठीक है, होपफुली अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसको बनाओ जरा। बताओ, इस क्वेश्चन को कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको सिखाया कि जैसी वन के पीछे ऑफ आए तुरंत वंस को भूल जाओ। अब स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वन है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, तो देयर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए और आर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है भाई, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। एक बार पहले मुझे तब तक विश्वास नहीं आएगा जब तक आप थम्स अप नहीं डालोगे। अब बताओ, थम्स अप डालो। अब आपको समझ में आ गया ये वन का गेम, कि भैया अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें वन के पीछे कभी भी ऑफ लग गया ना तो हम वंस लगाएंगे ही नहीं, नहीं हमारे माइंड में तो वन को देखते ही वंस आता है सीधा सीधा, तो अब नहीं लगाओगे। वन के बाद सिर्फ वर्ब आएगी तभी वंस पे जाओगे आप। अब वन के बाद अगर आपने देखा ऑफ, तो वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, तो आप क्या करते हो, देम के हिसाब से देयर, अस के हिसाब से आवर, ये भी ठोकना नहीं है। वो देम और अस में से एक निकलवा रहा है तो वहां पर हिज या हर का यूज होगा। ठीक है, अब बताओ यहां तक थम्स अप मारो कि भैया बिल्कुल क्लियर है, तभी आगे बढ़ूंगा मैं यहां से। आशीष वर्मा कह रहा है कि सर हर आ सकता, हर तब आ सकता है जब हिज ना हो, पहली प्रेफरेंस हिज को देनी है।
मेल कैंडिडेट मतलब मेल डोमिनेटिंग वो होता है ना, मतलब ये मान लो एक वो ही है सरकाज़म टाइप का, पर उसको मेल कंसीडर करते हैं, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। भाई इतने प्यार से समझाऊंगा ना आपको कि मजा ही आ जाएगा, तन मन खुश हो जाएगा। चलो, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करने वाले, इशारा करने वाले। तो जो प्रोनाउन इशारा करते हैं उनको कहते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें से चार ही सबसे इंपॉर्टेंट है: दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब दैट का प्लूरल होता है दोज, और दिस का प्लूरल होता है दीज। ठीक है, दिस का दीज और दैट का दोज। ठीक है, प्लूरल। ठीक है भाई लोगों। अच्छा, ये दिस और दीज अगर पास में, पास में एक से ज्यादा वस्तुएं, और वो दो भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती हैं, और यहां पर कितना होना चाहिए? एक। यहां पर दूर की, यहां पर एक होना चाहिए, और यहां पर तो फिर चाहे कितने भी हो जाए, एक से ज्यादा। चलिए, मतलब क्या है अब समझो। अगर पास की एक वस्तु है, पास की वस्तु एक है तो दिस, पास में वस्तु बहुत सारी हैं तो दीज, दूर की वस्तु अगर एक है तो दैट, और दूर की वस्तु बहुत सारी हैं तो दोज। ठीक है, ठीक है, ये पिक्चर बना लेना। देखिए, पास में एक है तो दिस, दूर में एक है तो दैट, पास में बहुत सारी हैं तो दीज, दूर में बहुत सारी हैं तो दोज। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और समझाता हूं कि अगर कभी ऐसा हो जाए, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके पीछे अगर नाउन आ जाए, इनके पीछे सिंगुलर नाउन आता है और इनके पीछे प्लूरल नाउन आता है, तो याद रखना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे क्या आ गया? नाउन आ गया, और फिर तब जाके वर्ब आएगी। लेकिन अगर इन्हीं के पीछे दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इन्हीं के पीछे तुरंत वर्ब आ जाए, नाउन ना आए, तो फिर ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, अब तुम्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इसमें भी फर्क समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल मैं कहूं आपसे, एक एक एग्जांपल दोनों का देता हूं। दिस कैट इज माइन, तो बताओ यहां पर दिस क्या है? दूसरा, दिस इज माई कैट, तो बताओ यहां पर दिस क्या है? पहले वाले में दिस क्या है और दूसरे वाले में दिस क्या है? पहले वाले में दिस क्या है और दूसरे वाले में दिस क्या है? चलिए भाई, तो पहले वाले में जो दिस है, अब आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। पहले वाले में जो दिस होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहां नाउन है।
और इसमें होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि भैया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। बाकी ये सब मैंने यहां लिख दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दो पिक्चर जो है इस पूरा दिमाग खोल के रख देंगी आपका। ठीक है, चाहो तो एक बार रीडिंग लगा लेना। नेक्स्ट, लो, दिस इज माई कार। इस सेंटेंस में दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पर क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पर ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पर दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैन आई हैव वन ऑफ? हाँ, ये बताओ जरा, बेहतरीन क्वेश्चन। और यहां पर भी बताओ इसमें कौन सा आएगा दोनों में से? दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है दोनों। देखिए भाई, कैन आई हैव वन ऑफ, मेरे भाई वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, ये तो पढ़ा है ना, वन ऑफ के बाद, और ये है सिंगुलर, तो इसका आंसर होगा दीज। अब हु, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जैसा होगा वैसी वर्ब। अब वर्ब यहां पर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिए, तो दोज आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे ये दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, अगर आपको सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन रोकना है तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको प्लूरल नाउन का रिपीटेशन रोकना है तो आप दोज का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शिमला का क्लाइमेट ठंडा है। मेरे भाई, शिमला का क्लाइमेट, क्लाइमेट होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर। तो दिल्ली के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा देन दैट ऑफ। दैट ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि दिल्ली नहीं, दिल्ली का क्लाइमेट, और क्लाइमेट है सिंगुलर, इसलिए दैट आएगा। हरिद्वार की गलियां प्लूरल है, तो मैं दैट ऑफ नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? दोज ऑफ। देहरादून की गलियां से, यहां जो दोज है ना, ये गलियां हैं, और यहां पर क्या है? क्लाइमेट, यानी कि वातावरण, जो भी कहते होंगे हिंदी में, मुझे समझ नहीं आ रहा, जलवायु आई थिंक। ये करके दिखाओ दोनों क्वेश्चन। देखो भाई, यहां पर कनाडा की जीडीपी, जीडीपी कैसा नाउन है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इंडिया की जीडीपी से, देन दैट ऑफ इंडिया। आरसीबी के फैंस प्लूरल है, तो देन दोज ऑफ चेन्नई, यानी कि चेन्नई के फैंस। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया, पेपर में इतना ही आता है, इससे बाहर नहीं आता। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो, जिनका काम क्या है? अधिकार दिखाना। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको ना एक काम करना पड़ेगा। मैं एक पिक्चर बना देता हूं आपके लिए। देखो, एक तरफ लिखता हूं पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पिक्चर से ना सब क्लियर हो जाता है, और एक तरफ लिखता हूं पजेसिव प्रोनाउन। देखो, possessive adjective, for example, my, her, his, our,
योर, देयर, इट्स। पजेसिव प्रोनाउन, माय का क्या होगा बाबू? माइन। हर का क्या होगा? हर्स। हिज का क्या होगा? सेम। आर का क्या होगा? आर्स। योर का क्या होगा? योर्स। देयर का क्या होगा? देयर्स। इट्स का क्या होगा? इट्स। नहीं, इट्स का होता ही नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ब्लैंक छोड़ दो इसका। अब समझो इनमें फर्क क्या है। इनके बाद कभी नाउन नहीं आएगा। इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। बस ये बात जिसने सीख ली उसको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, इनके बाद नाउन आएगा, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, उनके बाद कभी नाउन नहीं आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? पिक्चर मेथड सबसे बेस्ट है, आपका एक बार में ही समझ में आता है। हाँ, वो क्योंकि लैंग्वेज वाला तरीका थोड़ा सा, मतलब पढ़ाते तो टीचर्स लैंग्वेज वाले से ही हैं, बट एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि वो थोड़ा लेट टाइम में समझ में आने वाली चीज़ है। उसको रटने वाला ज़्यादा सीन बनता है उसमें, तो इसलिए फिर ये मेथड जो है ये मैंने ऑफलाइन में तरीके अपनाए थे। बच्चों ने वहाँ सजेशन दिया कि सर इस तरीके से ज़्यादा, तो फिर इसमें डाउट नहीं रहता। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका इस्तेमाल देखो कैसे होगा। यूजेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के यूज क्या होंगे? ये तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जैसा समझ में आ जाएगा अब आपको सीधा सीधा। देखो, कहने का मतलब है अगर दो या दो से ज्यादा नाउन, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हैं और सबसे पहले ईच या एवरी हो, तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, फिर वर्ब भी सिंगुलर माने। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जैसा फील आ रहा होगा आपको, ये पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर, तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो देयर तो आ नहीं सकता। सोल्जर और सेलर पर्सन है तो इट्स नहीं आ सकता। तो ये देखो फील आ रही है ना आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जैसी फील। अब ये करके दिखाओ मुझे जरा सेकंड वाला, बताओ क्या आंसर होगा इसका। लो जी भाई, अब देखो जैसे ईच और एवरी देखा तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर है तो देयर तो आ ही नहीं सकता। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही रहेगा। ये दोनों करके दिखाओ।
हेलो हेलो हेलो। बताना बच्चों, आवाज आ रही है क्या? तो भाई लोगों, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एज वेल एज विद टुगेदर विद सिक इन सब से जुड़ेंगे तो ये सारी प्रेपोजिशन है। तो इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का फील है पूरा। बस वहां वर्ब बता रहे थे, यहाँ हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो एज वेल एज में किसको कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट वाले को कंसीडर किया जाएगा। तो ये सिंगुलर है, तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर है, तो पीएम के हिसाब से ही हिज आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, द ओल्ड मैन अनलाइक हिज सन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ओल्ड मैन, ये हट जाएगा। तो ओल्ड मैन के हिसाब से वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो भाई जब वर्ब सिंगुलर हो जाएगी तो फिर आपका एडजेक्टिव भी सिंगुलर। चिल्ड्रन एंड नॉट में ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट वाले के हिसाब से ही वर्ब चलेगी। चिल्ड्रन प्लूरल है यहाँ पर आर, और चिल्ड्रन के हिसाब से ही आपका आंसर हो जाएगा देयर, हर हट जाएगा। पूरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ये सब पढ़ा रखा है आपको। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलता है, तो सेकंड वाले में मैनेजर के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, और मैनेजर के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ये पूरा एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसी के हिसाब से वर, और इसी के हिसाब से आपका हो जाएगा देयर। ठीक है भाई। पर्सनल प्रोनाउन तो मैंने आपको कराई दिया था। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी नाउन को, किसी भी सब्जेक्ट को, हाँ कर ली, ईच वन में डिसाइड करते हैं। ईच वन मतलब एक एक में बांटने का काम करते हैं। जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है। इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है हमेशा। ठीक है। और एडजेक्टिव भी आगे सिंगुलर ही चलता है। ठीक। ईच ऑफ, हाँ हाँ हाँ, पीछे वाला कौन से वाला? ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन बेटा हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। और प्लूरल में से ईच तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, इसीलिए वर्ब सिंगुलर रहेगी, और आंसर हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। तो बॉयज तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाइदर ऑफ में सब्जेक्ट नाइदर होगा, देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो नाइदर का वर्ब सिंगुलर, और ये प्लूरल हट जाएगा, हिज आंसर होगा। ठीक है। नाइदर ऑफ में देम नहीं है, देम ऑब्जेक्ट है, यहाँ बॉयज ऑब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है सिंगुलर, या नाइदर सिंगुलर। ऑल द टीचर्स वर्क हार्ड, ठीक है, सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, तो ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा के लिए कभी भी आइदर नहीं आता, तो इसीलिए ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अभी इसमें देखना बच्चों कौन सा वाला टाइप बचा है। ये वाला बचा है शायद। हम्म। एम्फेसाइजिंग एम्फेटिक प्रोनाउन, ये वाला। चलिए, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि हमें यहां पर एम्फेटिक वर्ड से समझ में आ रहा है एम्फेसाइज। वो प्रोनाउन जो किसी वो प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं उन्हें कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे यहां पर ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही को एम्फेसाइज कौन कर, अच्छा मैं अगर हिमसेल्फ को हटा दूं, एक सेकंड के लिए हटा दिया, उसने कहा ही हैज टू डिसाइड हिज फ्यूचर, उसे अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, और ही हिमसेल्फ हैज टू डिसाइड। तो यार सही तो ये भी है ना, इसके आने से ये इस पे क्या कर रहा है? इसको एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। ये माई सेल्फ को क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है।
ठीक है। यहां पर themselves जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को। तो ये एम्फेटिक, ई डॉट पी एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। यहां हिमसेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, एक्टर को, तो ये ई डॉट पी एम्फेसाइज एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। शी हरसेल्फ, तो हरसेल्फ शी को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। वी आर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, वी को, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसमें बस एक ही चीज आपको समझनी है कि जब सब्जेक्ट के बाद कभी भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्व ये आ जाए, तो इनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये एम्फेसाइज करते हैं, किसको एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट को। बस ये झटके में सारा खेल है इसका, एम्फेटिक प्रोनाउन का, और इनका कोई काम नहीं होता। हुएवर, हुमेवर तो बेटे मैंने बता दिया था एक क्लास में ना, पीछे की देखो क्लास, नोट करो, मैंने हुएवर और हुमेवर बता दिया है। ठीक है भाई लोगों। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक्शन को वापस सब्जेक्ट को लौटा देता है। वो प्रोनाउन जो उस एक्शन को वापस सब्जेक्ट के पास पहुंचा देता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच मेक्स द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन। इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। आप भी कहोगे भैया एकदम मजा ही आ गया। देखो, होते तो यही है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, लेकिन इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, इसका कारण सुनना जरा। आप एक पिक्चर देखो, समझो। जैसे मैंने कहा आई हेल्प्ड हिम, मैंने हिम की सहायता की, तो हेल्प्ड एक एक्शन है जिसको रिसीव किसने किया, ऑब्जेक्ट ने। फिर मैंने कहा आई हेल्प्ड, मैंने हेल्प की, खुद की। अब ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए, खुद की, हिम की। यहां सहायता हुई, सहायता हिम की, यहां सहायता खुद की। तो ऐसा क्या करूं कि ये जो एक्शन है ये वापस सब्जेक्ट को रिसीव हो जाए। यहां तो एक्शन ऑब्जेक्ट को रिसीव हो गया, क्या मैं यहां मी लगाऊं या माई सेल्फ लगाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, क्या लगाऊं, आई हेल्प मी या आई हेल्प माई सेल्फ। बताओ क्या करूं। तो आप कहोगे भैया यहां पर मी मत लगाओ, यहां पर अगर कभी भी एक्शन सब्जेक्ट को ही वापस देना हो तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने एक्शन को वापस भेज दिया किसके पास, सब्जेक्ट के पास। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड है जो एक्शन को वापस किसके पास भेज देता है, सब्जेक्ट के पास भेज देता है। अब आया समझ में क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यही तो लिखा था मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन को वापस सब्जेक्ट को लौटा देते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। और हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो इससे तो भैया हमने एक बात और सीख ली कि अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ आएंगे तो भैया ये कहलाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। लेकिन अगर कभी भी वर्ब के बाद आएंगे, वर्ब के बाद माई सेल्फ, हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराएंगे, क्योंकि अब ये किसको वापस लौटा रहे हैं, एक्शन को।
अब ये एक्शन को लौटा रहे हैं सब्जेक्ट के पास, यहां वर्ब भी नहीं है जो एक्शन को लौटाएंगे, यहां सिर्फ एम्फेसाइज किया जा रहा है। अब बताओ कि भैया एकदम गजबे ही क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी। एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि वो एक्शन को वापस भेजता है, उसे हम फिर कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम सब डालो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर वर्ब, है ना, वर्ब के बाद यूज होते हैं। कौन कौन सी वो वर्ब है जनरली जो पेपर में आपको दे देता है? रिकॉन्साइल, एब्सेंट, अप्लाई, रिवेंज, अडेप्ट, ADAPT, एंजॉय, रिजाइन, एडजस्ट, प्राइड, एक्विट, एक्विट का मतलब है बिहेव नाइसली, अवेल, अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, एम्यूज। ये कुछ वर्ब हैं जो आपको एक बार रिवाइज करना है, बाकी प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएंगी, जिनके पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे राम सिंह पॉइजनड हिज वाइफ, राम सिंह ने जहर दिया किसको? अपनी पत्नी को। तो ये तो ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया, लेकिन जब वो खुद देगा, खुद को देगा, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो ये खुद के लिए आ गया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प हिमसेल्व्स, नहीं, देखो, दोज हु हेल्प, तो ये जो दोज है ये प्लूरल है, तो जो खुद की सहायता करते हैं, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? प्लूरल का प्रोनाउन हिमसेल्फ तो हो नहीं सकता, प्लूरल का प्रोनाउन होगा देमसेल्फ, जो खुद की सहायता करते हैं। टाइम पास्ड वेरी क्विकली, समय बहुत तेजी से बीता। व्हेन वी वर इंजॉइंग, जब हम इंजॉय कर रहे थे, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आवरसेल्व्स। द मैनेजर एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो यहां पर एब्सेंट जो किया उसने खुद को किया, ठीक है, तो मैनेजर के हिसाब से हिमसेल्फ आ जाएगा। यू शुड नॉट एब्सेंट योर सेल्फ, यहां पर यू के हिसाब से योर सेल्फ आ गया। मैनी पीपल कैन नॉट अडेप्ट दैम सेल्फ, तो पीपल के हिसाब से क्या आ गया? दैम सेल्व आ गया। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो ये माई सेल्फ किसके हिसाब से आया? आई के हिसाब से। ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम इफ ही अप्लाइड वन सेल्फ, नहीं हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसके हिसाब से आया? ही के हिसाब से, ही सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, वन होता तभी वन सेल्फ आता। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे शुड अवेल देमसेल्फ, देमसेल्फ किसके हिसाब से आया यहाँ पर? दे के हिसाब से, दे प्लूरल है तो इसलिए देमसेल्फ आ गया। अब इसका जस्ट उल्टा है कि कुछ ऐसी वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, ठीक है, उनमें एक्शन ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है, रिसीव कराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कीप, हाइड, टर्न, स्टॉप, बेद स्नान करना, रेस्ट, क्वालिफाई, मूव, ओपन, सेल, वॉश, शेव, थिंक, स्टार्ट, ड्रेस, तो इन वर्ब के पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप हटा देंगे। जैसे वन मस्ट बेद, तो वन सेल्फ नहीं आएगा। एक इंसान को नहाना चाहिए, तो नहाना मतलब एक्शन खुद पे ही रिसीव हो गया, अब खुद को नहलाना नहीं कहेंगे आप, तो वन सेल्फ हट जाएगा। व्हेन द बियर अप्रोच्ड द बॉय हिड, अब हिड का मतलब है लड़का छिप गया, ये नहीं कि खुद को छिपाएगा, तो हिमसेल्फ हट जाएगा यहां से। ऑल द डोर्स ओपन्ड देमसेल्फ, सभी दरवाजे खुल गए, खुल गए मतलब एक्शन हो चुका है, ये नहीं कि वो खुद को खोलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, विंड फ्लो नहीं करती, फ्लो वाटर करता है, हवा का बहना ब्लोइंग होता है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई, क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। नथिंग सेल्स एट सच अ चीप रेट, कोई भी चीज इतने आसान रेट पे नहीं बिकती है, सस्ते रेट पे, तो सेल के पीछे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। अब इसमें एक चीज और याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता और ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
जो है ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, हाँ, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में तो आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी तब याद रखना जब सब्जेक्ट सेम होगा, उसी सब्जेक्ट का, जैसे आई है तो माई सेल्फ हो सकता है, शी का माई सेल्फ नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो हैज डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन, अब यहां पर हैज है वर्ब, और वर्ब से पहले तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो बाबू सब्जेक्ट के रूप में कभी भी हिमसेल्फ नहीं लगा सकते, ही आंसर आएगा। रवि सब्जेक्ट, राजेश सब्जेक्ट, मोहित सब्जेक्ट, मनीष सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही आएगा ना यहां पर भी, तो हर सेल्फ नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा शी। दे इनवाइटेड, अब दे इनवाइट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा यहां पर, तो मी हो जाएगा, माई सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। दे इनवाइटेड सूरज एंड मी, ये वर प्लेइंग तो वैसे ही लिखा है यहाँ पे, गलत है, ये वर प्लेइंग हटा देना, ठीक। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, ही इज एट अ गुड पोस्ट बट ही डज नॉट, सब्जेक्ट से पहले, यहां से वर्ब से पहले ही आएगा, अवेल हिमसेल्फ, तो एसिफ प्रोनाउन होगा, तो ही हिमसेल्फ, ये वाला सही है, हिमसेल्फ हिमसेल्फ हिमसेल्फ, ये तीनों नहीं, तीनों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यहां पर ये डज नॉट वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और अवेल के पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है भाई। सौरभ, मेरा फ्रेंड संकल्प बैच लेना चाह रहा है, हाँ लेना चाह रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, संकल्प बैच तो तुम्हें पता ही है, और अभी तो इसमें बहुत नई नई चीजें करने वाला हूँ, ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें अब ऐड होने वाली है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो बस यहीं तक रखते हैं, चैप्टर हो गया खत्म, अब इसके क्वेश्चंस डालेंगे, कल संडे छुट्टी रहेगी, आप इसके क्वेश्चंस करना भर भर के, और मैं कल वोकैबलरी की वो वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो चल रही है सी और डी वाली, ठीक है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं मंडे को आपसे, वोकैबलरी की वीडियो डालूंगा, उसको रिवाइज करेगा, और कल संडे है तो प्रोनाउन के क्वेश्चंस लगाना दबा कर, मैं नए क्वेश्चंस भी डालूंगा इस बार, ठीक है। जय हिंद सभी बच्चों।